हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इससे पहले भी हम मीन मीडियन मोड के बारे में जो है वो इन शॉर्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आपको और डिटेलिंग चाहिए, अगर एमडी पर्पस से या फिर कहीं एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ भी रिसर्च के बारे में आता है तो उसको और डिटेल में पढ़ने के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, पहले तो आपको इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने कोई डेटा कलेक्ट किया होता है, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस है जिसमें, तो आपको अगर सपोज कोई पूछता है, आपने 10 पेशेंट का एक डेटा लिया जिसमें आप पेशेंट का जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट कराया था, एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने 5 पेशेंट्स का ट्यूबरकुलिन टेस्ट कराया, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या रिजल्ट आया उसका, ठीक है, 5 पेशेंट का कराया था, एक का सपोज करो 1 mm आया, एक का 2 आया, एक का 3, एक का 4, एक का 5, ऐसे 5 पेशेंट का किया था। तो आपको ये सबको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब सारी वैल्यूज नहीं बतानी है कि एक को 1 mm आया, 2 mm आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। तो आपने क्या किया, इसको किसी एक ऐसे मेजर में कर लिया ताकि आप इसको एक ही वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। सपोज 3, आपने बोला ऑन एन एवरेज सर 5 में से जो वो आपने 5 लोगों का जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया तो उसमें जो इंड्यूरेशन आई वो क्या आई, 3 mm आई। तो आपने एक ऐसे इस पूरे डेटा को जो बहुत ऑब्जर्वेशंस वाला था उसको एक सेंट्रल वैल्यू दे दी कि ऑन एन एवरेज आप सभी का बता सको कंबाइंड करके, एक ऐसा मेजर जो सेंट्रल की टेंडेंसी को बताए, मतलब सारी ऑब्जर्वेशंस किसके बीच में लिराए करती है। जैसे कि 3 यहाँ पे हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगा क्योंकि इससे इधर भी इक्वल है ऑब्जर्वेशन और इधर भी इक्वल है, तो आपको ये सारी नहीं बोलनी पड़ी, एक ऐसा मेजरमेंट बता दिया जो पूरी वैल्यूज को डिफाइन कर देता है कि ऑन एन एवरेज 3 आया सर, ऐसा। तो इससे आपको क्या पता चला कि कोई एक ही वैल्यू है जो पूरे डेटा की जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है उनको बता सकती है। दैट इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास है 3, यानी जिससे हम सेंटर की टेंडेंसी जो है यानी ऑब्जर्वेशन का जो मीडियम पोर्शन है उसको हम बता सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। हम इनके जो है वो पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि अगर किसी को गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलना हो तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, मतलब उसका एक कोई वेल डिफाइंड फॉर्मूला होना चाहिए कि इसी तरीके से उसको आप डिफाइन कर पाओ, ठीक है। इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल ग्रुप, सभी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड हो वो। और अगर एक्सट्रीम जो वैल्यूज हैं, मतलब बहुत एक्सट्रीम वैल्यू है, तो उससे उसके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े और आगे भी किसी मैथमेटिकल या स्टेटिस्टिकल ऑपरेशन में उसका यूज हो सके, ऐसा अब हमारा जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होना चाहिए। सेंट्रल टेंडेंसी से क्या होगा, आप सभी ऑब्जर्वेशन को एक ही नंबर में बता सकते हो। इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी क्या बताएगा कि आपकी वैल्यू दूसरे से कैसे अलग है, कि हम ग्राफ से समझ लेते हैं। जैसे ये ग्राफ है, इसकी ऑब्जर्वेशन हमने देखी, इस तरीके से कुछ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगा कि आपने देखा मैक्सिमम इस वैल्यू पे ये पॉइंट्स है, तो आपको ये वैल्यू जो होगी, ये वाली वैल्यू जो होगी वो आपका बताएगी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वेरिएबिलिटी क्या बताती है कि ये वैल्यू इस वैल्यू से कैसे अलग है, ये यहाँ की वैल्यू इस वैल्यू से कैसे अलग है। तो वेरिएबिलिटी आपस में कितना आप एक दूसरे से वेरिएशन करते हो उसका बताता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको बताता है कोई एक ही ऑब्जर्वेशन जो पूरे ऑब्जर्वेशंस को डिनोट कर सकेगी, डिफाइन कर सकेगी। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं आज मीन के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपने मीन के बारे में सुना ही होगा, मतलब मीन की डेफिनेशन क्या होती है, द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है जो सबको पता होगी। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि सपोज 5 पेशेंट का ट्यूबरकुलिन टेस्ट आपने कराया और उसमें रिजल्ट आए 1 2 3 4 5, तो मीन कैसे निकालोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, मतलब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 5 है, तो ये क्या हुआ 15 / 5 यानी 3 आंसर आया। तो यहाँ पे मीन क्या हो गया, 3 हो गया आपका, ठीक है। ये होता है सिंपल मीन। हमारा जो मीन है उसके टाइप्स होते हैं,
फर्स्ट इज सिंपल मीन, जो अभी आपने आपको एग्जांपल में बताया। सिंपल मीन को क्या सिंपल अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। इट इज फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अब इससे पहले वाली जो वीडियो है, मतलब सेकंड चैप्टर की जो वीडियो, उसमें आप देख सकते हो कि ग्रुप्ड डेटा क्या होते हैं और अनग्रुप्ड डेटा क्या होते हैं। तो जब आपके पास अनग्रुप्ड डेटा है, मतलब सबको आपने अलग अलग बताया, ग्रुप में नहीं रखा, तो उसके लिए जो यूज होता है वो हमारा सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है। और जब आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आपके पास बहुत ज्यादा हो, तब उसके जगह यूज होता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपको मीन को एज्यूम करना है। ठीक है, मीन को आप एज्यूम करते हो कि ये हो सकता है मीन। तो इसका फॉर्मूला क्या है एज्यूम्ड मीन निकालने का? ये एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू W प्लस D डिवाइड बाय N। इसको हम एक न्यूमेरिक फॉर्म से समझते हैं। एक न्यूमेरिक से इसको हम समझते हैं। सिंपल मीन आप समझ गए होंगे, जो अनग्रुप्ड डेटा के लिए होता है, जो अभी हमने ट्यूबरक्लिन वाला बताया एग्जांपल। एज्यूम्ड मीन में क्या होगा? सपोज आपके पास बताया गया कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है 9 पोलियो केसेस का, वो है 23, 20, 22, 24, 16, 17, 18, 19, 21, इस तरीके से। ठीक है, तो हम एज्यूम्ड मीन कैसे निकालेंगे? जैसे सबसे पहले आप इसका वो बना लीजिए कि आपका जो 9 पोलियो केसेस का इंक्यूबेशन पीरियड है वो आपने यहाँ पे बनाया 23, 22, 20, 24, 16, 17, 18, 19, 21। देन आपने क्या करना है x माइनस डब्ल्यू, मीन्स आपने मीन को एज्यूम करना है। सपोज हमने मीन एज्यूम किया, यहाँ पे 20 हो सकता है। आप ऑब्जर्वेशन देखो 16, 17, 18, 19 है, 4 ऑब्जर्वेशन ये हो गई। फिर 24, 23, 22 और 20, 4 ऑब्जर्वेशन उधर की हो गई। तो बीच की सेंट्रल वैल्यू क्या 20 हो गया। तो हमने जस्ट एज्यूम किया इसको। ठीक है, ये हमारा एज्यूम मीन है। एज्यूम किया है कि 20 हो सकता है। अब 20 को इन सभी ऑब्जर्वेशन से आपको माइनस करना है, मतलब 23 माइनस 20, 22 माइनस 20, 20 माइनस 20, 24 माइनस 20, 16 माइनस 20, 17 माइनस 20, इस तरीके से सो ऑन। अब ये जो वैल्यू आई माइनस करके, उसको हम बोलेंगे डी। ठीक है, तो यहाँ पे +3 आया है, यहाँ पे आया है हमारा 2, देन 0, 4, यहाँ पे आया है -4, -3, -1, +1, फिर 0, इस तरीके से। तो अभी हमारा x बार क्या हो गया? x बार इज समीशन ऑफ x डिवाइड बाय n। मतलब अगर आप अर्थमेटिक मीन से इसको निकालोगे, अर्थमेटिक मीन की हम बात करें, सिंपल मीन से भी निकाल सकते हैं हम इसको। तो अर्थमेटिक मीन से समीशन ऑफ x डिवाइड बाय, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या, इन सभी को सम किया 180 आया। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी आपके पास ये 9 केसेस है, तो ऐसे 9 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या आया 20। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन जब आप निकालते हो तो इस फॉर्मूला से निकाल दिया। जब आप एज्यूम करके निकाल रहे हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? x बार इज इक्वल टू W प्लस समीशन D डिवाइड बाय n। ठीक है, एज्यूम आपने यहाँ पे क्या किया कि 20 हो सकता है। समीशन ऑफ D क्या हुआ? इन सभी D की वैल्यू को प्लस किया, तो यहाँ पे 0 आया। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 9 है, तो इनको करोगे आप, क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो x बार इज इक्वल टू 20। तो एज्यूम करके भी 20 आया, अर्थमेटिक मीन से आपने निकाला तो भी 20 आया। तो आप ये और भी नए जो सम है उनमें कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वेटेड मीन। वेटेड मीन कब होगा? जब हमारे पास ग्रुप्ड डेटा होता है। ठीक है, तो ये आपको जो मीन के टाइप्स हैं ये पता होने चाहिए। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन कम है, अनग्रुप्ड डेटा है, तब आप सिंपल अर्थमेटिक मीन लगाते हो। जब आपके पास अनग्रुप्ड डेटा हो लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा हो, तब आप एज्यूम्ड मीन लगाते हो। अगर आपके पास ग्रुप्ड डेटा है
ग्रुप में अरेंज है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है, तब आप वेटेड मीन वाला फॉर्मूला लगाते हो। अब वेटेड मीन के लिए क्या करना पड़ता है वो हम एक क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया गया कि वेट ऑफ चिल्ड्रन बताया गया कि 61 to 62, 62 to 63, 63 to 65, 65 to 66 और 66 to 67 वाले जो केजी में यहाँ पे है कि इतने बच्चे हैं, मतलब इतना वेट वाले कितने वो बच्चे होंगे। तो पहले इसमें क्या करना होता है, हमें मिड पॉइंट यानी एवरेज निकालना होता है हर क्लास का। तो इसका एवरेज क्या आएगा 60.5, राइट। इसका एवरेज आएगा 61.5, इसका 62.5, 63.5, 64.5 और 65.5 और 66.5, मतलब एक एक क्लास के लिए। सॉरी 64 और 65 और 65, 66 और 66 और 67, ठीक है। ये एक आपने मिड पॉइंट निकाल लिया। और ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे, 60 to 61 वाले थे 10, ये थे 20, ये 45, फिर 50, 60, ये 40 और 15, ऐसा ये आपके पास थे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी इतने वेट वाले इतने चिल्ड्रन थे आपके पास। और ये आपने मिड वैल्यू खुद से निकाली है। अब ये जो मिड वैल्यू आपने निकाली है, मतलब एक्स नॉट जो आपने निकाला है, और ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो अभी आपको क्या एक्स नॉट एफ, ठीक है, मतलब जो वेट कंट्रीब्यूशन है ईच ग्रुप का वो देखना पड़ेगा, यानी इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो ये 605 हो गया, ऐसे इसको करोगे तो ये 1230 हो गया, ऐसे इन सबको मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं आपको कंबाइंड बता रही हूँ। पहले ये जो फ्रीक्वेंसी वाला सबमिशन है ये कितना आएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी का सबमिशन आएगा 240, और जब आप इनको कैलकुलेट करोगे मतलब सबमिशन ऑफ एक्स नॉट एफ, यानी इनको मल्टीप्लाई किया हुआ और साथ में फिर सभी वैल्यूज को जोड़ दोगे तो वो बनेगा 15310, ऐसा। तो जब आपने इसका अभी मतलब वेटेड मीन निकालना है, तो वेटेड मीन निकालने के लिए एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स नॉट डिवाइड बाय एन, मतलब ये वैल्यू जो आई 15310 डिवाइड बाय एन, टोटल एन आपका कितना था 240, मतलब पूरी फ्रीक्वेंसी कितनी थी आपकी 240 हो गई। तो जो वैल्यू आई है हमारी 63.79, ठीक है, 63.79। इसको आप और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, जो मीन है, मीन हमने क्या पढ़ा, सिंपल मीन होता है, दूसरा एज्यूम्ड मीन होता है और वेटेड मीन होता है। मीन की मेरिट्स क्या हैं, ये रिजिडली डिफाइंड है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है इसका, इजी टू कैलकुलेट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ज़्यादा स्टेबल है, और अगर सैम्पल फ्रैक्शन आए तो उससे ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता ये। लेकिन इसकी कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं। फर्स्ट इज इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर क्वांटिटेटिव डेटा। अगर क्वांटिटेटिव डेटा है, मतलब कुछ वैल्यूज हैं, तभी आप मीन निकाल सकते हो। क्वालिटेटिव डेटा के लिए कोई रोल नहीं होता मीन का। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस जो है वो इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रिलाय नहीं करता है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन पे, और इसको आप ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। इंस्पेक्शन से नहीं बता सकते कि मीन क्या होगा, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। और इट इज़ अफेक्टेड वेरी मच बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर एक्सट्रीम वैल्यू हाई हो जाती है, लो हो जाती है, तो उनसे ये इफेक्ट होता है ज़रूर, ठीक है। कब आप मीन को यूज़ करते हो, व्हेन द स्कोर आर डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली, मतलब जब आपको लग रहा है कि सेंट्रल पॉइंट के आसपास सिमेट्रिकली आपके ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्क्यूड नहीं है किसी भी तरफ, तब आप जो है वो मीन का यूज़ करते हो, ठीक है। और ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो मीन सबसे अच्छा माना जाता है। देन हम नेक्स्ट वीडियो में अपना बात करेंगे मोड के बारे में। थैंक यू।